नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। दोस्तों, जब डिजिटल युग की कहानियों का जिक्र होता है तो इसमें कुछ खामियां भी नज़र आती हैं। खामियां इस तरह से कि अचानक से कोई महिला व्हाट्सएप कॉल पर आती है और वह कुछ आपत्तिजनक अवस्था में होती है और सामने यदि कोई व्यक्ति नज़र आया तो लिया जाता है उसका स्क्रीनशॉट, जो गैलरी में सेव हो जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को खूब सारा ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेल करने के बाद पैसे मांगे जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हरियाणा के हिसार में। एक 73 साल के डॉक्टर साहब थे, 1,34,00,000 रुपए गंवा चुके हैं। इस मामले में जो महिला आरोपी है उसकी जमानत की याचिका खारिज कर दी जाती है और यह कहा जाता है कि यह जो सेक्सटॉर्शन के जो मामले होते हैं वह ऑनलाइन अपराधों में सबसे ऊपर की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं और साथ में बताएंगे कोर्ट में जज साहब ने क्या क्या कहा है। दरअसल पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट, जो कि चंडीगढ़ में है, जस्टिस संदीप मुदगिल, उनकी बेंच में ये मामला आया था। मामला सिर्फ इतना सा है कि पीड़ित ने जब मामला दर्ज कराया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जब उसमें तफ्तीश की और आरोपी को पकड़ के कोर्ट में पेश किया गया तो उस आरोपी महिला का कहना है कि मुझे जमानत दे दी जाए। मेरा 8 माह का एक बच्चा है, मेरा इसमें कोई भूमिका नहीं है। मेरी सिर्फ इतनी सी भूमिका है कि जिसने अपराध किया है मैं उसकी पत्नी हूँ। तो जो इस मामले में जो पीड़ित है उनके वकील ने कहा, अगर इनको आप जमानत देते हैं ये बाहर जाएंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तब जज साहब ने कहा, आप इस पूरे मामले में यह कह के नहीं बच सकती, आपकी कोई भूमिका नहीं है। आपके फ़ोन से उसमें वीडियो क्लिप्स मिली हैं, उसके ज़रिए ब्लैकमेल की यह तमाम बातें हुई हैं और जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है। यह कह के सेक्सटॉर्शन का मामला है। दोस्तों, यह केस बड़ा रोचक है। इस केस में जो पीड़ित है मैं उनकी पहचान जाहिर तो नहीं करूंगा और फिर मैं आपको वह पूरा केस बताता हूँ हुआ क्या था। 1 सितंबर 2024 को एक कंप्लेंट दर्ज होती है हिसार के साइबर सेल थाने में। एक डॉक्टर साहब, जिनका वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो वहाँ पर आते हैं और एक कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। बताते हैं मेरे से 1,34,00,000 रुपए से ज़्यादा मुझसे सेक्सटॉर्शन के जरिए मेरे से लूटे गए हैं। वो पूरा जब मामला वहाँ बताते हैं, फिर वहाँ पर जब कंप्लेंट लिखाई जाती है तो फिर पुलिस FIR में जो दर्ज है वह मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब की 73 साल की उनकी उम्र है। उनके फ़ोन नंबर पर एक दिन एक कॉल आता है शाम को 4:30 बजे और वह एक वीडियो कॉल होता है और जब सामने से कॉल आता है तो वह फ़ोन उठाते हैं और आंसर देते हैं। सामने एक महिला होती है जो येलो कलर का सूट पहनी हुई होती है, स्क्रीन पर नज़र आती है और उसकी शक्ल नहीं दिखती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है। महिला अपना नाम कविता अग्रवाल बताती है और कहती है, मैं कोटा से हूँ। आप सब जानते ही होंगे, कोटा राजस्थान में एक जिला है जहाँ पर कोची घाव है और वो कहती है कि मैं आपसे चैट करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब 73 साल के हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप मुझे जानती हो और आप मुझसे क्यों चैट करना चाहती हो। तब वो कहती है कि आप मुझे पसंद हैं और मैं आपके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। अब यहाँ से वह इंट्रैक्शन देती है कि आप अपने कपड़े उतारेंगे और मैं भी अपने कपड़े उतारूंगी, जो कि सेक्सटॉर्शन की एक बेसिक सी प्रक्रिया है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब लिखवाते हैं FIR में, जब पूरा मामला बता रहे होते हैं तो
वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करता गया। मैं वॉशरूम में गया, मैंने कपड़े उतारे, उसने भी ऐसा किया। यह वीडियो कॉल करीब 6 मिनट 54 सेकंड तक चली और फ़ोन कट हो गया। इसके बाद उस नंबर से कॉल आया और 5,000 रुपये की डिमांड की गई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप यूज नहीं करता, फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह। तो लड़की कहती है कि तुम्हारा पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो फिर इसे मैं वायरल कर दूंगी। तो अब डॉक्टर साहब को डर लगता है अपनी रेपुटेशन का। बीवी बच्चे वाले हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, 73 साल की उम्र है। फिर वे कॉल करते हैं उसके नंबर पे, लेकिन अब नंबर स्विच ऑफ आता है। बहुत ट्राई किया, फिर ये जो कंप्लेन दर्ज कराई थी मैंने, जैसा कि आपको बताया 1 सितंबर को, और वह पूरा वाकया हुआ उनके साथ 9 अगस्त को। अब 9 अगस्त को ये दोबारा से कॉल करते हैं, शाम तक कॉल करते हैं। अब डॉक्टर साहब डर जाते हैं कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए, 5,000 रुपये की तो बात है, मैं दे देता हूँ, मेरा वीडियो वायरल ना हो जाए। अब 12 अगस्त को 12:10 पर दोपहर के वक्त एक कॉल आता है। वह व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल होता है, जिसका नंबर भी डॉक्टर साहब ने मेंशन किया है। इसमें एक व्यक्ति पुलिस यूनिफॉर्म में होता है और खुद को बताता है कि मैं सीबीआई का सीनियर अफसर हूँ, मेरा नाम राम पांडे है, और वह कहता है आपका एक वीडियो हमारे पास तक आया है और आप चाहते हैं कि यह मामला आगे न जाए और यूट्यूब पर न जाए, तो इसके लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप बात करिए। मेरे साथ एक यूट्यूब के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनका नाम बताया जाता है संजय सिंह यादव। तो यह दोनों मिलकर ये अपना आई कार्ड वगैरह उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं अगर आप यूट्यूब से वीडियो हटवाना चाहते हैं तो तुरंत आपको 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने होंगे। इधर डॉक्टर साहब घबराए हुए होते हैं, इसलिए 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो भी अपनी वाइफ के बैंक अकाउंट से। उसके बाद जब यह बात हो जाती है, फिर अगले दिन कॉल आता है। अब वो कहते हैं कि यह वीडियो तो सिर्फ अभी यूट्यूब से हटा है, अगर आपको इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना है तो सबके पैसे देने होंगे। वो इंस्टाग्राम के 3 लाख, फेसबुक के 3,98,000, इसी तरह बाकी अदर प्लेटफॉर्म के, और फिर डॉक्टर साहब 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं। और फिर 14 अगस्त को फिर से कॉल आता है। ये 9 अगस्त से खेल शुरू हुआ। 14 अगस्त को व्हाट्सएप पर वही राम पांडे और संजय यादव, जो खुद को यूट्यूब का हेड बता रहे हैं, अधिकारी बता रहे हैं, और कहते हैं कि यूट्यूब से हो गया। अब कहते हैं कि अदर सोशल प्लेटफॉर्म से अगर आप परमानेंट इस वीडियो को डिलीट करवाना चाहते हैं, यह वीडियो कहीं हो ही ना, तो इसके लिए आपको स्टाम्प परचेज करना होगा यूएस से, और वो कितने का पड़ेगा? $25,000 का। अब वही बात मरता क्या न करता। फिर इसके बाद से अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जो $25,000 का जिक्र है। इसी तरह यह खेल चलता गया। इधर अब ये श्योर हो गए कि मेरा जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उस दिन, अब दुनिया जहान में कहीं है ही नहीं, वह अब सब जगह से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मैं तो पैसे दे चुका हूँ। फिर इनके पास दोबारा से कॉल आता है और कहते हैं कि इसमें अभी और पैसे कम पड़ रहे हैं, तो इसमें 21 लाख रुपए की अभी और ज़रूरत है। तो फिर डॉक्टर साहब ने 15 लाख रुपए और 3-3 लाख ऐसा करके पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। डॉक्टर साहब ने सारे डिस्क्रिप्शन दिए हैं, कैसे उन्होंने किस अकाउंट में आरटीजीएस किए हैं, ये सब होता है। बात अब 16 अगस्त की है। अब उन्हें बोला जाता है
21 लाख रुपए और दे दो। डॉक्टर साहब वो भी पैसे दे देते हैं। अब आती है 19 अगस्त की तारीख। 19 अगस्त को राम पांडे कॉल करता है, जो सीबीआई वाला, जो अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताता है। वो कहता है कि अरे यार, यह मामला जो है मेरे सीनियर के पास चला गया है। सीनियर कौन? राकेश अस्थाना, जो एक टाइम पर सीबीआई के हेड थे। उनका नाम लेकर के डराया जाता है कि उन तक मामला पहुंच गया है। अब वो कह रहे हैं 10 लाख रुपए चाहिए, तब मामला सेटल होगा। जो हमारे हाथ में था हमने सब कर दिया, लेकिन मामला तो पहुंच गया। तो यह अब डॉक्टर साहब फिर से 5-5 लाख रुपए करके 10 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब 20 तारीख को फिर इनको एक कॉल आता है। वो आदमी कहता है, पहले बहुत बार कॉल करता है, पहले तो डॉक्टर साहब कॉल उठाते ही नहीं, अब मैसेज करता है कि कॉल करो वरना आपको 1 घंटे में अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब ये डरते हैं, क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, फटाफट आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो, आपका मामला हमें पता है। और वो भी दबाव बना के 3.5 लाख ले लेता है। अब ये सब चलता रहता है और 22 अगस्त को भी इनको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए वो लोग कहते हैं, जो इससे पहले इन्होंने ट्रांसफ़र कराए। फिर 23 अगस्त को एक मैसेज आता है और कहा जाता है यह 15 लाख रुपए चाहिए इस पूरे मामले को दबाने के लिए। तो फिर ये ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब जो वो कहता है वो करते जाते हैं। और इसी बीच इनसे यह कहा जाता है कि वो लड़की अपनी जान देती है और जो कि आपके खिलाफ नोट छोड़कर गई है। जान देने की बात मैं उसमें आपका नाम है। तो अब इसमें आपको मौत की सज़ा भी हो सकती है, नहीं तो आजीवन कारावास तो होगा ही। अगर आपको इसमें बचना है तो पैसे देने होंगे। वो इसी चक्कर में अभी तक पैसे देते आ रहे थे। फिर वो डिमांड करते हैं कि फैमिली को 30 लाख रुपए देने होंगे और डॉक्टर साहब तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बात करा दो। और उन्हें शमशान घाट से एक फ़ोटो भेजी जाती है कि वो लड़की जो जान देती है, मैं सामने खड़ा हूँ। फिर इधर डॉक्टर साहब घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं 30 लाख रुपए दे दूँगा परिवार को। फिर उनसे कहा जाता है कि ठीक है, पहले आप अपना यह नंबर हटाओ, आप एक नया नंबर लो, उसमें हमसे बात करो, कहीं आपका नंबर ट्रेस ना हो जाए। सेफ कम्युनिकेशन की बात है। उसके बाद यह सब चलता रहता है खेल। फिर उनसे पैसे ट्रांसफ़र कराए जाते हैं। जब पुलिस वाला कहता है कि भैया मेरी भी फीस 5 लाख रुपए है, वह भी लेता है। अब यह मामला चल रहा है। फिर 29 अगस्त को कॉल आता है कि पुलिस से मामला सेटल हो गया है और परिवार भी मान गया है, लेकिन अब जज साहब नहीं मान रहे। जज साहब को 15 लाख रुपए चाहिए और 3 दिन में मांगे हैं। जज साहब को पैसे नहीं देंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद जज साहब के लिए 15 लाख रुपए देते हैं। उसके बाद फिर कॉल आता है। इस बार मांगे जाते हैं कि जज साहब कह रहे हैं उन्हें 10 लाख रुपए चाहिए। डॉक्टर साहब वो भी देते हैं। अब इनके पास अकाउंट में एक पैसे नहीं बचते। जितनी भी इनकी सेविंग्स थी वो 1,34,00,000 रुपए दे चुके हैं अलग अलग दर में, और अब इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता। और फिर इनसे मांगे जाते हैं 10 लाख रुपए और दो। तब डॉक्टर साहब फाइनली अपने एक स्टाफ मेंबर जो हॉस्पिटल का ही है, तब उसको बताते हैं, यार मेरे साथ ऐसा हुआ, एक कॉल आया और मैं इतने रुपए दे चुका हूँ। वो कहता है कि डॉक्टर साहब आप तो साइबर फ्रॉड के विक्टिम हैं, आपके साथ तो खेल हो गया है। फिर वह लोग जाते हैं 31 अगस्त को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में, पहले कंप्लेन दर्ज कराते हैं और फिर हिसार में जो साइबर सेल है वहाँ पे जाके वह पूरा मामला दर्ज कराते हैं और बताते हैं
कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। ब्लैकमेलिंग हुई और उनको इस तरीके से लूटा गया और ऐसा ऐसा करके 1,34,00,000 रुपए इनसे वसूले गए। उन्होंने बताया किन किन किस्तों में, और फिर ये 1 सितंबर 2024 को कंप्लेन कराते हैं। जब इनका अकाउंट पूरा खाली हो गया, इनके स्टाफ ने कहा, अरे आप अखबार नहीं पढ़ते, रोज़ ऐसे मामले आते हैं। और फिर उसने याद दिलाया कि आपको ध्यान होगा कोविड के समय में ऐसे कितने कॉल आए थे और यह आपको पहले बताना चाहिए था जब 5,000 वाली बात हो रही थी, तभी आपको बताना चाहिए था। इसके बाद यह मामला पुलिस के पास जाता है, तो पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है, तो पता चलता है कि जो इनके पास कॉल आ रहे थे वह जयपुर, भरतपुर, इन जगहों से आ रहे थे कॉल, और उन कॉल में जो लोग कॉल कर रहे थे, और अब पुलिसिया अंदाज में साइबर सेल ट्रेस करती है उन नंबरों को, उन लोकेशंस पर जाती है और पकड़ती है। 3 लोग मिलते हैं। यह पूरा गेम 3 लोगों ने किया, एक आदमी, उसका एक नाबालिग बेटा और उसकी पत्नी। और वह जो वीडियो कॉल पर जो कपड़े पहनने वाला सब चीज़ें आई थी, वो सारी चीज़ें एक प्री रिकॉर्ड वीडियो रख दिया जाता था, जो बहुत सारे साइबर सेल के अधिकारी बताते हैं यह ऐसा फंक्शन है, जब वीडियो कॉल आता है तो दूसरे मोबाइल के सामने प्ले कर दिया जाता है और यह बैक स्क्रीन से ऐसे लगा दिया जाता है, तो उसमें एक वीडियो चल रहा होता है बस, और उसमें आवाज़ आ रही है और इससे पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके हिसाब से आप एक्ट करते हैं और इससे पूरा वीडियो बना लेते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं। जो बात निकल कर आती है, इसमें जो मुख्य आरोपी है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और वह नाबालिग लड़का 7वीं फेल बताया जा रहा है, और तीनों को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद चार्जशीट इनकी तैयार करके इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। मामला चलता है। जो महिला आरोपी है उसके 8 महीने का बच्चा है। वो कहती है जिसके लिए मुझे छोड़ दिया जाए, मेरे जमानत अर्जी को स्वीकार किया जाए, जिसको कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। कोर्ट उसमें यह कहती है इस तरीके के सेक्सटॉर्शन के बहुत मामले बढ़ गए हैं। 2021 के बाद ऐसे मामलों में बहुत तेज़ी आई है और यह इस तरीके के मामले हैं कि इसमें आदमी अपनी इज्जत की परवाह करते हुए सामने नहीं आते और इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। कैसे इन 3 लोगों ने 5-6 लोगों का एक ग्रुप बनाकर एक आभासी दुनिया क्रिएट करके 1,34,00,000 रुपए ऐंठ लिए। पुलिस को कुछ पैसे रिकवर हुए हैं। हालांकि ऐसे मामले में, जैसा साइबर एक्सपर्ट बताते हैं, कि यह पैसा जैसे अकाउंट में जाता है, जिस अकाउंट में जाता है वहां से इसको अलग अलग कार्ड्स के जरिए अलग अलग अकाउंट्स में आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो मनी ट्रेल मिलना बहुत टफ होता है। हालांकि 6 लाख रुपए कैश इनके घर से तब बरामद किया गया। इसके बाद कोर्ट ने यह कहा था यह अपराधी भरतपुर, जयपुर जैसी जगहों से पकड़े गए हैं और यह कहा कि इसमें यह लोग जानबूझकर नाबालिग लोगों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उन पर मामला चलेगा तो उन पर ज़्यादा सज़ा तो होती नहीं, तो इनको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो असली मास्टरमाइंड है वह बच जाता है। तो कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो महिला यह कह रही है कि मुझे बच्चा है, जमानत दे दी जाए, यह ह्यूमन ग्राउंड पर तो जमानत के हकदार ही नहीं है, क्योंकि वो भी इसमें इन्वॉल्व थी और इस बात के सबूत पेश हो चुके हैं। अदालत उन सबूतों को सही मानती है। इस वजह से जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है। अब सीधी सी बात है, पहले तो कोर्ट का मामला हो गया। जब भी इस तरीके के सेक्सटॉर्शन के जब भी
मामले आते हैं या किसी तरीके का साइबर फ्रॉड होता है, मतलब इस तरह के कॉल आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके बेटे को पकड़ लिया है, आपके नाम से पार्सल है, ड्रग्स है, वही तमाम तरीके। इसी तरह सेक्सटॉर्शन के भी आते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, बस साइबर हेल्पलाइन 1930 पे कॉल कर दीजिए। आप जितनी जल्दी आप कंप्लेन करेंगे उतनी जल्दी संभावना है, अगर गलती से पैसे चले गए हैं तो उतना पैसा रिकवर करने के चांसेज हैं, जैसा एक्सपर्ट बताते हैं। यदि 24 घंटे में आपने कंप्लेन कर दी तो आपका 100% पैसा आ जाएगा या आ सकता है, क्योंकि वो फ्रीज करा देते हैं। यदि आप 21 दिन बाद बताते हैं, उन्होंने बताया कि 50% पैसे लौटने के चांसेस होते हैं। कुल मिला के आप जितनी जल्दी जानकारी दोगे, आपका ज़्यादा नुकसान होने से बच जाएगा। दोस्तों, आज की घटना में बस इतना ही। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई क्राइम स्टोरी के साथ। आप सावधान रहें, सजग रहें, आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।